तो आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्नोट थ्योरम और कार्नोट साइकिल से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं फाइनल, तो उसका क्या एप्लीकेशन हम तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? इसी को हम लोग केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, इसी को हम लोग वर्क स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। तो यह स्केल ऑफ टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कार्नोट थ्योरम का, और यह एग्जामिनेशंस में अक्सर इसको पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो स्केल ऑफ टेम्परेचर का मतलब कि जिससे कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर करेंगे। अ डिवाइस विच इज यूजफुल टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एनी सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है कि हमारे पास तो वैसे बहुत से स्केल ऑफ टेम्परेचर है, जैसे डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। तो फिर इस नए स्केल ऑफ टेम्परेचर की क्या जरूरत है? हम क्यों इसको पढ़ना चाहते हैं? तो उसके पीछे एक बहुत ही जो रिजल्ट है कार्नोट थ्योरम का, और जो लिमिटेशन है जो हमारे पास स्केल ऑफ टेम्परेचर्स हैं, उन दोनों से मिलता जुलता इसका आंसर होगा। तो पहला चीज यह कि जो हम लोग अभी तक स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज करते थे, जैसे डिग्री सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो, केल्विन पैमाना हो, तो इन सभी में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम उसके अंदर, मतलब थर्मामीटर के अंदर जो मटेरियल यूज करते हैं वो होता है मरकरी, पारा मरकरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं वह मरकरी पर डिपेंड करता है। मींस हम लोग करते क्या है कि उस थर्मामीटर में हम लोग आइस पॉइंट और स्ट्रीम पॉइंट को मार्क कर लेते हैं और उसके बीच के भाग को 100 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और यही इस्तेमाल किया जाता है किसी भी थर्मामीटर को बनाने के लिए। ठीक, तो इसका मतलब कि उसमें कितना रेज हुआ, कितना फॉल किया मरकरी कॉलम में, तो उससे हम टेम्परेचर को सेंस करते हैं। मींस जो कुछ भी इसमें हम लोग मेजर करने जा रहे हैं वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मरकरी लिया है अथवा नहीं। अब मान लिया जाए कि उस मरकरी में कोई इम्प्योरिटी मिली हुई हो, तो इम्प्योरिटी के कारण तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। इसका मतलब, सीधा सा मतलब है यह कि हम लोग जो सिंपल स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज करते हैं वो मरकरी पर डिपेंड करता है, मरकरी की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अगर प्योर होगा तो सही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज हमें डेविएशन भी मिल सकते हैं। ये क्लियर? अब इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव किया जाएगा? तो इसको रिमूव करने के लिए केल्विन ने 1848 में कार्नोट थ्योरम का जो आउटकम्स था उसको यूज किया, और कार्नोट थ्योरम में हमें बताया जाता है कि द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स विल बी सेम। तो हम लोग जैसा जानते हैं ऐसा कि जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल इंजन्स होंगे, एक ही टेम्परेचर लिमिट, मान लिया जाए कि यह सोर्स है, दिस इज सोर्स एट टेम्परेचर T1, और दूसरा हमने यहां पर तैयार किया जिसको सिंक कहा, सिंक एट टेम्परेचर T2। तो जितने भी रिवर्सिबल इंजन्स आप लेंगे
वो सभी की इफिशियंसी आपस में बराबर होगी। वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसमें वर्किंग सब्सटेंस के रूप में आपने क्या लिया हुआ। तो मीन्स इन रिवर्सिबल इंजन्स the efficiency does not depends on the नेचर या इसी को प्रॉपर्टी भी कर सकते हो। किस नेचर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ओके, तो ये है हमारे पास। तो केल्विन ने इसी चीज को बेस बनाया। उन्होंने कहा कि चूंकि जो भी इफिशियंसी आती है वो वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन से टेम्परेचर लिमिट में काम करता है। और इसके लिए आपने इफिशियंसी के लिए फार्मूला आपने डिराइव किया था, और इस चीज को देखने के लिए हमारे वीडियोस को आप देख सकते हो, जो कि आई बटन से भी आपको मिल सकता है, कि जो संबंधित रिलेटेड वीडियोस है वह आई बटन से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यह फॉर्मूला है इफिशियंसी के लिए। तो इसमें क्या बताया गया था कि T1 टेम्परेचर पर हीट एनर्जी H1 लिया गया, T1 टेम्परेचर पर H1 हीट लिया गया, W आउटपुट वर्क हुआ, और देन H2 अमाउंट ऑफ एनर्जी T2 टेम्परेचर पर सिंक को दे दिया गया। क्लियर? यही है एक डायग्राम। तो अब इसको केल्विन ने यह इस तरह से सजेस्ट किया कि आप जो टेम्परेचर ले रहे थे, तो अभी T1 T2 किस में लेते थे? आप केल्विन में लेते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्या करो कि मान लिया जाए कि टेम्परेचर जो सोर्स और सिंक के, तो लेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर θ1 एंड θ2। θ1 और θ2 है। अब ध्यान दीजिए, θ1 क्या है डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, ऐसा कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि θ1 टेम्परेचर है और θ2 टेम्परेचर है। तो अब हम लोग यह कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी आप मेजर करने जा रहे हो, तो इसको इस तरह से लिख रहे हो, तो दिस इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2, क्योंकि वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऐसा बताया गया। तो उन्होंने कहा कि हम एक नए स्केल की बात करना चाहते हैं, जिसको कि वर्क स्केल कहेंगे, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। तो इस वर्क स्केल पर हमने मान लिया कि मेरा टेम्परेचर θ1 है, θ2 है। ठीक है, तो सोर्स हो गया θ1 पर, सिंक हो θ2 पर। और हम जैसा जानते हैं कि इफिशियंसी टेम्परेचर लिमिट्स पर काम करती है, मतलब किन किन टेम्परेचर के बीच में हमारा सिस्टम काम कर रहा है, रिवर्सिबल इंजन काम कर रहा है, उस पर निर्भर करता है। तो यहां से इफिशियंसी को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह होता है कि T2/T1 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, और माइनस F θ1 θ2। ठीक, तो यहां से T1/T2 दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस F θ1 θ2, या इसी को एक नया फंक्शन आप मान ले सकते हो कि F θ1 और θ2। यह आपका इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर हमने क्या किया कि T1/T2 का जो रेशियो होगा, कैपिटल F θ1 θ2 का हो गया। मतलब कैपिटल F एक अनदर फंक्शन है जिसका कि रिजल्ट इस प्रकार से दिया जाता है। तो मीन्स स्मॉल f इज आल्सो फंक्शन ऑफ θ1 माइनस θ2, θ1 एंड θ2, and when this function is operated under this condition, then it will gives another function and denoted by capital F. Okay, now तो अभी क्या हमने बताया कि यदि हमारा रिवर्सिबल इंजन θ1 और θ2 मीन्स T1 T2 के बीच में कार्य कर रहा था, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। सिमिलरली, if the reversible engine is working
between T2 and T3 on Kelvin scale or θ2 and θ3 on work scale. ठीक है, हमने इसको मान लिया. तो दिस इम्प्लाई दैट T2 बाई T3 की जो वैल्यू होगा, मतलब कि T2 टेम्परेचर पर हीट एनर्जी लेगा और T3 टेम्परेचर पर सिंक को वह दे देगा. ठीक है ना. तो इसको क्या लिख सकते हो, θ2 θ3. ये हो गया सेकेंड. तो मैंने कहा कि जब T1 पर से T1 टेम्परेचर पर, T1 जो केल्विन स्केल पर है, T1 से एनर्जी लिया, T2 को दिया और उसी जगह पर हमने केल्विन के द्वारा सजेस्ट किए हुए टेम्परेचर θ1 और θ2 लिया था, और T2 T3 जब पर θ2 θ3 दिया था. तो θ2 एंड θ3 दिया गया है, इक्वेशन 1 और 2 हो गया. तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नाउ इफ द रिवर्सिबल इंजन is working between T1 and T3 टेम्परेचर लिमिट्स. अगर मान लिया जाए कि T1 T3 टेम्परेचर लिमिट के बीच में कार्य कर रहा है, तो उसी को वर्क स्केल में दैट इज बिटवीन θ1 एंड θ3. देन तब क्या होगा, तो आप लिख सकते हो यहां से कि T1 बाई T3 इज इक्वल टू F θ1 θ3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we may have T1 by T3, this is equal to T1 by T2 into T2 by T3. और इसी को आप क्या लिख सकते हो, तो T1 by T3 को आप लिख सकते हो T1 by T2 मतलब F θ1 θ2 into F θ2 θ3. और लेफ्ट को तब क्या लिख सकते हो कि F θ1 θ3. ठीक है, और यह इक्वल हो गया F θ1 θ2 into F θ2 θ3. अब ये कहोगे तो बहुत सिंपल सा इक्वेशन, इसमें क्या नया चीज मिल गया. तो अब समझने की चीज है कि यहां पर देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज नो θ2 यहां नहीं है, लेकिन राइट साइड में देख रहे हो दोनों में θ2 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के प्रोडक्ट लेने पर θ2 कैंसिल हो रहा है. और θ2 कैंसिल कैसे होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तभी तो कैंसिल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन से कैंसिल कैसे किया जा सकता है. तो इस तरह से कहा गया कि मान लेते हैं कि यह एक अनदर फंक्शन के टर्म में हम इसको लिख लेते हैं कि यह जो फंक्शन है, मान लेते हैं कि फाई θ1 बाई फाई θ2 के टर्म में होगा, और दूसरा इसी प्रकार से फाई θ2 बाई फाई θ3 होगा. अब समझ लो इस तरह से कि ये θ1 θ2 और θ2 θ3 है. ठीक है, तो इसका अगर कैपिटल F का मतलब अगर हम फाई θ1 बाई फाई θ2 के टर्म में लिख सकते हैं, तो सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं. क्लियर. तो यहां से आप देख सकते हो कि यह पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो इस तरह से यह जो आपने लिखा था यह एक्चुअली में क्या था, तो F θ1 θ3 था, और यह क्या था, T1 बाई T3 था. क्लियर. तो आपने फाइनली यह लिख लिया. अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएं अगर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि T1 बाई T3 दिस इज F θ1 θ3 एंड दिस इज इक्वल टू फाई θ1 एंड फाई θ2.
तो आप देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर है इसका वो केवल और केवल θ1 पर डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर केवल θ2 पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि यहां से हमें यह समझ में आया कि t प्रोपोर्शनल टू θ, तो T1 बाई T3 को θ1 बाई θ3 में लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो या बता सकते हो कि जो हमारा सिस्टम रिवर्सिबल इंजन T1 टेम्परेचर पर था उसी को आप θ1 समझ सकते हो, और T3 को लिया था वह θ3 है। ठीक, तो T1 और T3 जो है केल्विन स्केल पर लिया हुआ आपने, और θ1 और θ3 वर्क स्केल पर लिया हुआ है, जिसमें कि आपने कर्नाड थ्योरम की जो प्रॉपर्टी थी उसको यूज किया था, है ना। तो अब इसी को समझने के लिए कि ठीक है आपने मान लिया, तो क्या जीरो पॉइंट, आइस पॉइंट और स्ट्रीम पॉइंट भी वैसे ही होगा। तो इसमें अब कहा गया कि जीरो पॉइंट जो होगा आइस का, वही जीरो पॉइंट होगा जो सिस्टम का टेम्परेचर लिमिट, वही θ1 भी जीरो के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो अब ये कहा गया कि मान लेते हैं कि हम लोग इफिशियंसी तो लिख रहे हैं, तो सपोज कि हम लोग आइस पॉइंट की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम पॉइंट बात करते हैं। तो स्ट्रीम पॉइंट पे बात करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, तो T2 को क्या लिख सकते, T1 माइनस T2 ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस θ2 बाई θ1। तो इफिशियंसी हम लोग इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको वैलिडिटी चेक करते हैं स्ट्रीम पॉइंट और आइस पॉइंट के लिए, स्ट्रीम पॉइंट और आइस पॉइंट के लिए। तो मान लिया जाए कि कोई टेम्परेचर है, T स्ट्रीम हमने लिख दिया, T1 बाई T2 है ना, तो T1 क्या हायर टेम्परेचर था, तो T स्टीम अपॉन T आइस ऐसे लिख दिया। तो θ स्टीम अपॉन θ आइस भी लिख सकते हैं लोग ऐसा। और हम लोग ये मानते हैं कि स्टीम पॉइंट जो होता है आइस पॉइंट से 100 पर एक्स्ट्रा होता है। तो इसका मतलब यह हो सकता है यहां से कि टी स्टीम को लिख सकते हो टी आइस प्लस 100, ऐसा लिख सकते हो, है ना, टी आइस प्लस 100 और टी आइस हो गया यहां पर। वैसे ही थीटा इसको भी लिख सकते हो आइस प्लस 100, क्योंकि 100 पर हम भी यहां भी मानेंगे, और थीटा आइस। तो इस तरह से आप यह कंक्लूजन निकालोगे कि जो टी आइस होगा वही थीटा आइस भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि केल्विन पर जिस टेम्परेचर को आप आइस टेम्परेचर लोगे उसी को हम लोग थीटा के टर्म में भी आइस को ले सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग यह भी बता सकते हैं कि थीटा स्ट्रीम इज इक्वल टू टी स्ट्रीम, यह भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हो गया, ठीक है भाई, आपके पास एक नया स्केल ऑफ टेम्परेचर हो गया जो कि एब्सोल्यूट है, मतलब यह किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब समझो, यहां पर यह है कि अभी तक जो आप T1 T2 ले रहे थे वह मरकरी पर डिपेंड करता था, है ना, वाटर के रिस्पेक्ट में मरकरी का दिए थे। ठीक है, लेकिन यह भी जो आपने थीटा वाला लिया है इक्वेशन, तो थीटा में क्या बताया जा रहा है कि यह किसी वर्किंग सब्सटेंस पर, मतलब किसी भी प्रकार का मरकरी वगैरह पर डिपेंड नहीं करता, वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता, केवल टेम्परेचर। तो इसीलिए इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। तो अब आपको डिफिनीशन तो पता है एक डिग्री का, तो वैसे ही एक डिग्री केल्विन में भी पता है, और डिग्री सेल्सियस में भी एक डिग्री क्या होता है ये पता है, सब कुछ पता है। तो हम लोग को अब नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है हमारा होगा यह कि स्केल, वर्क स्केल पर आप कैसे एक डिग्री को डिफाइन करेंगे, वर्क स्केल पर एक डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मान लिया जाए कि यह दो एडियाबेटिक है, दो एडियाबेटिक्स है, ठीक है, और दो आइसोथर्मल प्रोसेस है, जो यह लाइन जो डिपेंड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज एट थीटा आई, थीटा स्ट्रीम पॉइंट पर है ये, और जो लोअर लाइन है वह थीटा आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक कार्नाट साइकिल हो गया। मान लो कि यह ए है, या बी है, या सी है, या डी है, तो एक कार्नाट साइकिल हो गया कंप्लीट। तो स्ट्रीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में मान लीजिए कि हमारा
हीट इंजन काम कर रहा है, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में मेरा हीट इंजन काम कर रहा है, ठीक। तो इसको कार्नोट साइकिल इस तरह से बन जाएगा। तो आप बताओगे कि स्टीम पॉइंट से इतना एनर्जी लेगा और एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू बी से सी जाएगा और आइस पॉइंट पर इतना एनर्जी रिजेक्ट कर देगा। यही तो आपने हमें पढ़ा है हम लोगों ने। तो अब क्या करना है कि इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से अगर हम लोग 100 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या होगा कि जो भी यह ए बी और सी डी लाइन थी उसको 100 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दीजिए कि ए बी सी डी साइकिल में जो वर्क डन था वही मतलब वर्क डन निकाला था तो ये क्या था, इसका एरिया था, और उस एरिया को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर एक एरिया, मतलब यह जो अगर मान लो कहा जाए कि स्टीम पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 पार्ट में डिवाइड किया है तो इसका मतलब ये 100 से एक यूनिट कम होगा, 99, ये 98, ये 97, ये 96 है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग एक एक डिग्री को डिफाइन कर रहे हैं। तो अब एक डिग्री को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बताओगे कि एक डिग्री कितना होता है। तो आप कहोगे कि जो कार्नोट इंजन में एक कंप्लीट साइकिल स्टीम, मतलब कि कार्नोट इंजन में यदि हमारा इंजन स्ट्रीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में काम कर रहा है, तो जो नेट वर्क डन हुआ उसका अगर 100वां हिस्सा ले लिया जाए, क्यों, पूरा तो वर्क डन 100 है, वर्क डन W है, और एक इसको 100 भागों में बांट दिया है मैंने, तो इस वर्क डन का जो 100वां हिस्सा होगा वही 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही क्या कर रहा है, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 डिग्री को भी डिफाइन कर लिया इसमें, है ना, कि द 100th पार्ट ऑफ टोटल वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल साइकिल, कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल फॉर कार्नोट इंजन operated between steam point and ice point is called 1 degree, 100 parts of work done, है ना। तो अब हम लोग यह भी समझ लिए कि एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है और देन 1 डिग्री को कैसे इसमें डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है कि एब्सोल्यूट जीरो, मतलब इस थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट जीरो को आप अटेन कर सकते हो कि नहीं। आप समझे क्या बताया मैंने, हमने कहा कि थर्मोडायनेमिक स्केल पर एब्सोल्यूट जीरो को आप अटेन कर सकते हो कि नहीं, ठीक। तो अब हम इसको देखते हैं। तो मान लिया जाए कि हम लोग एब्सोल्यूट जीरो की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना, एब्सोल्यूट जीरो ऑन वर्क स्केल, एब्सोल्यूट जीरो ऑन वर्क स्केल हम लोग यह यूज करने जा रहे हैं। अब इसको हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है हमारे पास कि सपोज a heat engine is working between steam point and absolute zero, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो, टी की वैल्यू जीरो हो गई, 0 केल्विन, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारा हीट इंजन जो है, ये जो इंजन है, तो यह स्टीम पॉइंट पर मतलब 100 पर और एब्सोल्यूट जीरो पर काम कर रहा है, ठीक है। तो स्टीम पॉइंट पर H1 एनर्जी लिया, W वर्क करेगा और H2 अमाउंट एनर्जी देगा। तो अब देखो क्या आता है इसमें, तो इसमें हम जानते हैं, तो सिंस वी नो दैट ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, तो इसको क्या लिखोगे आप, तो 1 माइनस T2 क्या है, 0, एब्सोल्यूट जीरो, और T1 क्या है, T स्टीम। तो सिंस T2 is 0 केल्विन, अभी आपने बताया इसको एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहे हैं। तो सिंस T2 is 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया, इफिशियंसी 1, तो इफिशियंसी 1 हो गया। मतलब हुआ यह कि अगर आप स्टीम पॉइंट और एब्सोल्यूट जीरो के बीच में कार्य कर रहे हैं तो इफिशियंसी 1 आएगा।
और 1 आने का मतलब ऑल्सो वी नो दैट H2 बाई H1 इज इक्वल टू 1 माइनस H2 बाई H1 इज इक्वल टू इफिशियंसी होता है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H2 बाई H1 की जो वैल्यू है ये 1 से 1 कैंसिल, ये 0 हो गया। तो मीन्स H2 की वैल्यू 0 हो गया। अब ध्यान से समझिए क्या कहला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब H2 0 हो गया, H2 0 हो गया तो W इक्वल टू व्हाट, तो W इक्वल टू होगा, W इक्वल टू जैसा हम जानते हैं H1 माइनस H2, बट H2 इज 0, तो दिस इंप्लाई दैट W इक्वल टू H1। तो क्या हो गया यहां पर, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा रिवर्सिबल इंजन जो है स्टीम पॉइंट और एब्सोल्यूट जीरो के बीच में काम कर रहा है अगर, तो H1 एनर्जी सोर्स से तो लेगा स्टीम पॉइंट से, और ये पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा वर्क डन में, कोई हीट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा एब्सोल्यूट जीरो पर। बात समझा क्या बताया? मीन्स होल एनर्जी टेकन फ्रॉम सोर्स एट हायर टेम्परेचर विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, नो हीट विल बी रिजेक्टेड टू द सिंक मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, ये तो हमने स्टीम पॉइंट वाला चेक कर लिया। नाउ इफ Carnot reversible engine is operated between ice point and absolute zero, एब्सोल्यूट जीरो के बीच में, आइस पॉइंट एब्सोल्यूट जीरो के बीच में कार्य कर रहा है। इसका मतलब हुआ तो 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, तो T2 T1 का जरा मतलब समझ लिया जाए। तो T1 क्या है, T आइस, और यहां से H1 एनर्जी लिया, W वर्क डन होगा, H2 एनर्जी रिजेक्ट कर दिया गया सिंक, और जो कि T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो है। तो यदि यहां पर देखा जाए तो इसको क्या लिखो, दिस इंप्लाई दैट इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2, T2 का मतलब T एब्सोल्यूट जीरो, और T1 का मतलब T आइस, और जब ये इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या, ये 1 हो जाएगा। यहां लिखोगे सिंस T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन, 0 केल्विन, आप तो इसी को बता रहे हो अभी। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ गया, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1, और जैसा हम जानते हैं कि इफिशियंसी की वैल्यू होती है हीट एनर्जी के टर्म में 1 माइनस H2 बाई H1, और यह है 1 के बराबर। तो यहां से भी पुनः हमें क्या मिलता है, H2 बाई H1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाई दैट H2 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो अब कंक्लूजन क्या निकला यहां पर भी कि यदि हमारा रिवर्सिबल इंजन आइस पॉइंट और एब्सोल्यूट जीरो के बीच में भी काम करेगा, तो टोटल जो एनर्जी आपने इस आइस पॉइंट से टेम्परेचर से लिया है वह कन्वर्ट होगा वर्क में, कोई हीट एनर्जी रिजेक्ट नहीं होगी सिंक को। तो मींस क्या हुआ, दैट इज ऑल रिवर्सिबल इंजन्स operated between any temperature, any higher temperature and absolute zero will have 100% efficiency, means all heat energy taken from source, from higher temperature, source at higher temperature। अब हायर टेम्परेचर क्या, आइस पॉइंट भी हो सकता है, आपका स्टीम पॉइंट भी हो सकता है। सोर्स एट हायर टेम्परेचर विल बी
converted to work done. अब ये जो स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन निकला, ये वायलेशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. दिस इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक statement of second law of thermodynamics. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हो यह पॉसिबल नहीं है. तो दिस इंप्लाई दैट एब्सोल्यूट जीरो is not attainable on work scale. तो इस तरह से हमारा कंक्लूजन यह निकलता है कि यदि आप वर्क स्केल तैयार कर लेते हैं, और उस वर्क स्केल पर अगर आप कहीं पर, अभी मैं पहले यह दिखा चुका हूं कि आइस पॉइंट जो होगा वह वर्क स्केल पर भी होगा, स्टीम पॉइंट है वह भी इस वर्क स्केल पर होगा. लेकिन अगर एब्सोल्यूट जीरो की बात करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट अटेनेबल ऑन वर्क स्केल. तो एब्सोल्यूट जीरो वर्क स्केल पर क्यों नहीं अटेन कर सकते हैं? तो उसका सिंपल सा बताएंगे आप कि यदि कोई कर्नाट रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट हो रहा है एब्सोल्यूट जीरो और एनी टेम्परेचर, then the whole work will be converted in, whole energy taken from source at high temperature will be converted into work done, which is impossible. Means किसी भी रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी 100% हो ही नहीं सकता. तो यदि 100% नहीं हो सकता, इसका मतलब कि आप जो अटेन कर रहे हो कि एब्सोल्यूट जीरो हम पा सकते हैं, या आपकी बात, इस बात को आपको छोड़ना पड़ेगा. तो मतलब यह हुआ कि वर्क स्केल पर एब्सोल्यूट जीरो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो यह जो अभी मैंने डिस्कस किया, ये काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वर्क स्केल के बारे में. तो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि वर्क स्केल क्या होता है, और देन वर्क स्केल पर एब्सोल्यूट जीरो को हम अटेन नहीं कर सकते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाइए. तो अभी आपको जितना मैं लिखकर दिखाया उस चीज को आप अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिए और उसको आप वैसे ही एग्जाम में लिख करके आइए. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही.